नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है यूएई इन्वेस्ट $50 बिलियन इन इंडिया। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं इस पर क्या कहते हैं। सवाल मेरा बेसिकली ये है, अगर हम दुबई की बात करें, आपको पता है कि मुस्लिम हब है। अगर हम सऊदी की बात करें, वो भी मुस्लिम हब है। अगर दोनों की कंट्री के अभी इन्वेस्टमेंट रेट की बात करें तो ज़्यादा हिंदुस्तान के साथ है। तो $50 बिलियन दुबई जो है वो हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने जा रहा है। क्या वजूहत है? डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो उनकी कोई ना कोई ऐसी अचीवमेंट हिंदुस्तान के साथ नजर आती है कंसर्न में। क्यों? देखिए, हिंदुस्तान एक तो बहुत बड़ी इकॉनमी है और दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। जिस तरह वहाँ पे करप्शन नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है और वो ट्रू स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंट भी होती है। तो इसलिए वो कंट्रीज़ चाहती हैं कि हम उन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करें जहाँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ करप्शन नहीं है, करप्शन हमारे यहाँ भी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे यहाँ करप्शन नहीं है, हाँ, लेकिन अगर पाकिस्तान के मुकाबले देखें तो पाकिस्तान के मुकाबले में हमारे यहाँ करप्शन कम है। अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की आबादी करीब 25 करोड़ है और हम जो है वो 140 करोड़ हैं, तो आबादी के लिहाज से हमारे यहाँ करप्शन ज्यादा होनी चाहिए। करप्शन इंडेक्स में जाएंगे तो वहां पर हमारी रैंकिंग आई थिंक 80 या 81 के आसपास है और पाकिस्तान 140वें नंबर पर है। तो कहां आपको कम जनसंख्या होने की वजह से आपकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके यहाँ करप्शन कम होती, लेकिन ये उसका उल्टा है। हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, आपसे कई गुना जनसंख्या ज्यादा है, उसके बाद भी हमारे यहाँ करप्शन आपसे कम है। और हम करप्शन को कम करने के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। करप्शन को खत्म नहीं किया जा सकता, प्रैक्टिकली ये मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है, बट हाँ, कम जरूर किया जा सकता है। पे हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ हो और जहां से हमें रिटर्न मिले। तो बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन, हम तो अपने मुल्क को अच्छा समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक स्टेबल इकोनॉमी नहीं है, स्टेबल कंट्री नहीं है और स्टेबल डेमोक्रेसी भी यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करती। तो इसलिए वो उनका रुख जो है वो भारत की तरफ हुआ है और भारत में वो देखते हैं कि हमें काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इशू नहीं है, वो चीप प्राइसेस में मिलते हैं। तो ये ट्रेड हो गया उनका बायलैटरल जितना भी है, तो वो काफ़ी इंडिया के साथ जो है ना उसको काफ़ी फ़रोग़ मिल रहा है। तो इसी वजह से वो जो है वो ह्यूमन एक्सचेंज हो गया या फिर लेबर एक्सचेंज हो गया या टूरिस्ट हो गया, वो जितना भी सिस्टम है वो इंडिया के साथ कनेक्ट रहकर करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया पूरी इकोनॉमी ओरिएंटेड हो चुकी है। तो इसलिए हर कोई अपना फोकस अपने इंटरेस्ट की तरफ बढ़ाता है, ना कि बस के हम मुस्लिम कंट्री हैं तो हमें मुसलमानों की हेल्प करनी चाहिए। इस तरह से अब कोई भी नहीं सोचता। फाइनेंशियली जो कंट्री स्ट्रांग होगा, जो उनके साथ खड़ा रहेगा, तो वो उन्हीं की सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। क्या वजूहत है? आपने कहा बीइंग अ लॉयर एजुकेटेड पर्सन पाकिस्तानी, आपने बताया कि भाई वहाँ पर जो है अब गुर्बत नहीं है, चीपेस्ट रेट पे बिजली है, हर मतलब डेमोक्रेसी है, इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत अच्छी है, उनकी हर चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान का अगर तबके की बात करें, बहुत नॉर्मल तबका जो कि हम कह सकते हैं ना ज़्यादा पढ़ा लिखा ना ज़्यादा अनपढ़, वो ये बात तस्लीम नहीं करता। आज भी उन्हें पता है कि भाई हिंदुस्तान में ज़्यादा गुर्बत है, हिंदुस्तान में ज़मीन पर ज़्यादा लोग सोते हैं, पाकिस्तान में नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ना, हम अगर रेशो निकालें तो इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो इसलिए वहाँ पे रेशो अभी भी ज़्यादा इसलिए निकलती है क्योंकि हम 25 करोड़ तक पहुँच गए, लेकिन वो 1 अरब 40 करोड़ को पहुँचे हुए हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पे रेशो बेशक गुर्बत से जो नीचे लोगों का ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी एक स्टेबल कंट्री में इन्वेस्ट करना कभी भी वो जो है ना आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होती। तो आप जब ऑयल रिच कंट्री हो तो आप बड़ी मार्केट देखोगे, डेफिनेटली आप बड़ी रीच देखोगे, तो आपको वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट आ रहा है तो आप वहीं पे इन्वेस्ट करोगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम बात करें सऊदी की, तो अभी मैं दो बंदों मतलब जो नॉर्मल पढ़े लिखे हों उनको कहूँगी कि सऊदी जो है आपके सामने, सऊदी में मंदिर बन रहे हैं, सऊदी दुबई में मंदिर बन रहे हैं, सऊदी में क्लब बन रहे हैं, तो वो कहते हैं अय्याश लोग हैं, शेख जो है वो अय्याश लोग हैं, शुरू से अय्याशी में थे, उनके पास पैसा बहुत है और जो इसके पास पैसा वो अय्याशी में चला जाता है। क्या वजूहत है? ऐसी मेंटालिटी पाकिस्तान में है, सिर्फ पाकिस्तान में है, वरना दुबई देख लो, सऊदी देख लो, कतर देख लो, इजिप्ट देख लो, इवन के टर्की देख लो, सबके साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात भी अच्छे हैं और वो अपनी मतलब माइनॉरिटी जो भी होता है उनको ज़्यादा राइट्स भी देते हैं। बट पाकिस्तान की मेंटालिटी चेंज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान बना ही रिलीजन के नाम पे था। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनने वाला इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हम जिसको कहते हैं, तो ये वाहिद मुल्क है जो मज़हब के नाम पे बना है, तो इसलिए हम इन चीज़ों को तस्लीम नहीं करते। तो सऊदी देखे ना, वो सेक्युलर कंट्री है, उन्होंने रिलीजन को कभी भी पॉलिटिक्स में मिक्स नहीं होने दिया।
सऊदी सेकुलर कंट्री है? बिल्कुल नहीं। ये किसने कह दिया कि सऊदी जो है सेकुलर कंट्री है, यूएई सेकुलर कंट्री है? नहीं है। कमाल है। सेम गोज विद इंडिया, चाहे वो लो लेवल पे कितनी ही चीप पॉलिटिक्स क्यों ना करें, वो मुसलमानों को तंग क्यों ना करें, लेकिन अगर हम बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो दे हैव अ वेरी गुड इमेज। तो उनका पासपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली उनकी पासपोर्ट पे आप वीज़ा फ्री काफ़ी कंट्रीज में जा सकते हो। पाकिस्तान एक ऐसा हार्ड कंट्री है। अच्छा, मुझे एक इनका पॉइंट ये समझ में नहीं आया। ये वकील हैं, ये कह रहे हैं कि भले ही लो लेवल पे मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो, मुसलमानों को परेशान किया जाता है, लेकिन उनकी इमेज बड़ी अच्छी हो जाएगी। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आपकी इमेज तभी अच्छी होगी जब आप अच्छे काम करेंगे। अगर आप मुसलमानों को हमारे यहां परेशान किया जाएगा, हमें मुसलमानों को राइट्स नहीं दिए जाएंगे, मुसलमानों को जुल्म किया जाएगा, अरे कोई अंधा है क्या जो कहेगा कि भारत की छवि बहुत अच्छी है? और वो भी एक मुस्लिम कंट्री कहेगी, और एक छोड़ो कितनी सारी मुस्लिम कंट्री कहेगी। ये जज के सामने ये दलील 1 मिनट में फ्लॉप हो जानी, 1 मिनट में फ्लॉप हो जानी, कि जब जुल्म हो रहा है, आपको विजिबल है, आपको सब नजर आता है, बाकी सब सारी दुनिया पागल है, वो भारत की छवि को ना अच्छी कहेंगे, नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा भारत में, कुछ नहीं हो रहा। एक आप सच्चे, बाकी सारी दुनिया पागल है। ना कमाल की बात। जो ऐसे मतलब टफ कंडीशन से गुजर रहा है, जिसको कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इवन अपने यहाँ के पॉलिटिशियंस भी इसको ऑन नहीं करते। जो आता है अपना जो है वो सिस्टम पूरा करके वो फिर यहाँ से भाग जाता है। अब देखिए ना, मजदूर यूके से पाकिस्तान कमाने आते हैं और हमारे मुल्क के लोग बाहर कमाने के लिए ख्वाहिश करते हैं। तो डेफिनेटली दिस गोज विद दैट के मतलब जैसा आप करोगे तो वैसा तो आपके साथ होगा ना। बिल्कुल, आप देख रहे हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। हम देखते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मतलब इस्लाम भी और जमहूरियत भी, पाकिस्तान 76 ईयर में उस तरह से स्टेबल नहीं हो सका। अगर आज भी हम किसी भी तबके को उठा लें, स्पेसिफिक तबके को उठा लें, तो वो ये कहेगा जी राइट्स नहीं मिल रहे। हिंदू उठा लें, क्रिश्चियन उठा लें, इवन मुस्लिम्स में ही हम पठान को उठा लें, हम मतलब जितने भी हमारे मुस्लिम्स में भी तबके हैं उनको भी उठा लें, वो भी कहते हैं कि राइट्स नहीं है। ऑन द अदर हैंड हम इंडिया की बात करें 76 ईयर्स, लेकिन वहाँ से जो होके आता है वो एक ही लफ्ज़ बोलता है, मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड ये चीज़ें पड़ी हुई है। वहाँ से जो होके आता है वो ये कहता है कि वहाँ पर ये तबके नहीं है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं है, वहाँ पर मतलब हिंदू मुस्लिम ये सारा कुछ नहीं है, इंसान के तौर पर माना जाता है। अफगानी भी इस बात का सबूत देते हैं। क्यों? बिल्कुल आप सही कह रही हैं और मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि देखिए पाकिस्तान में हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी पॉलिटिशियंस, ये सब एक चैप्टर पे आते ही नहीं है। कभी कभी फॉरेन जो है वो कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट है, कभी कहते हैं अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट आ गई है। मतलब ये डिफरेंट चीज़ों को इश्यूज़ बना के आपस में इनके इंटरेस्ट है वो सर्व हो रहे होते हैं। तो डेफिनेटली इंडिया में ये इश्यूज़ नहीं है, वहाँ पॉलिटिकल प्रेशर कोई नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट काम कर रही है, हर इदारा वहाँ इंडिपेंडेंट है, उसको कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप कोई भी टास्क करो या किसी भी चीज़ में हाथ डालो तो डेफिनेटली आपको काफ़ी प्रेशर बियर करना पड़ता है और आप वो काम एक सही तरीके से नहीं कर सकते। इवन कोर्ट रूम में आप देख लो, जजेस के फैसले हैं उन पे इम्प्लीमेंट होता है, आपके सामने है बिल्कुल भी नहीं, वो जस्ट पीस ऑफ पेपर है। तो कहीं कहीं वो हो जाता है, कहीं नहीं होता, क्योंकि हम तो अब सिस्टम में रह के इन चीज़ों को काफ़ी हद तक समझ चुके हैं कि नहीं, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो बदलना लाजमी है। एट द एंड अगर एक आखिरी सवाल, क्या हमसे बेहतर कौम, रियासत, सोसाइटी या मतलब किसी भी लिहाज से कल्चर, मतलब किसी भी लिहाज से देखें तो वो हमसे बेहतर हैं या नहीं, बन चुके हैं या नहीं? बिल्कुल बन चुके हैं और हर लिहाज से बन चुके हैं। क्योंकि देखें ना, जो कौमें अपनी तरक्की का सोचती हैं और वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, मेहनत करती हैं, तो डेफिनेटली वो आगे जाती हैं। उसकी बड़ी मिसाल है चाइना, जिसको हम दोस्त कहते हैं, हमारे बाद आज़ाद होने वाला, हम उसको तस्लीम करते थे, फर्स्ट तस्लीम करने वाला, और आज चाइना देखें, हम उसके रहमो करम पे जी रहे हैं। एग्जैक्टली, चाइना देख लें आप, उसको नहीं अपने मुल्क को देख लें जो हमारा बांग्लादेश था, हाँ, फॉर्मर पाकिस्तान था वो, तो मतलब उसको देख लें आप, वो कितना आगे जा चुका है। हमारी करेंसी देख लें, हमारे डेट्स देख लें, तो पाकिस्तान का फ्यूचर तभी ब्राइट हो सकता है, लेकिन अगर सारी चीज़ें एक सही डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाए और ट्रू एक स्पिरिट में डेमोक्रेसी आए और वो गवर्नमेंट स्मूथली फंक्शन करे। देखिए, बांग्लादेश का आपने नाम लिया, हालांकि मैं ये कहूंगा कि बांग्लादेश में भी कट्टरता बढ़ रही है, वो भी धीरे धीरे पाकिस्तान की राह पर जा रहा है। बांग्लादेश से मुझे कई कमेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आप गलत सोचते हैं, लेकिन देखिए, आप बांग्लादेश में रहते हैं, आपको शायद वो चीज़ें नज़र नहीं आती होंगी, आप कहते हो कि कुछ जगहों पर हैं, लेकिन मैं बांग्लादेश से बाहर रहता हूँ और जो उस पर्सपेक्टिव को मैं देखता हूँ तो मुझे बाहर से चीज़ें नज़र आती है कि हो क्या रहा है। ये चीज़ हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं। आप माने या ना माने वो अलग चीज़ है,
बट ये चीज़ें हो रही हैं। पहले आज से 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले चीज़ें नहीं हो रही थी, हिंदुओं के खिलाफ इतनी चीज़ें नहीं हो रही थी, लेकिन अब वहाँ पे हो रही हैं, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हो रही हैं। खैर, लेकिन बांग्लादेश ने प्रोग्रेस क्यों की? इसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? क्योंकि वो जो उसकी लीडरशिप थी, उसकी सोच पाकिस्तान की तरह नहीं थी। उसने अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बनाए, खासकर भारत से, और आज भी भारत से उसके रिश्ते अच्छे हैं। अभी हाल ही में शेख हसीना और पीएम मोदी ने मिलकर 3 बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं बांग्लादेश के लिए। दोनों देशों के बीच हुए हैं 3 प्रोजेक्ट्स, और इन प्रोजेक्ट्स का असर क्या होगा? दोनों को फायदा होगा, बांग्लादेश को भी फायदा होगा, भारत को भी फायदा होगा। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं, और आने वाले भविष्य में और भी कई ज्यादा प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। तो हम ख्याल रख रहे हैं, हम अफगानिस्तान का भी ख्याल रख रहे हैं, हम भूटान का भी ख्याल रख रहे हैं, हम श्रीलंका का भी ख्याल रख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी तरह ही सारे लोग सोचते हैं। बाकी लोगों के पास अपना दिमाग है, और आप सोचिए कि बाकी लोग क्यों, उनके संबंध भारत से अच्छे हैं और क्यों वो प्रोग्रेस कर रहे हैं? क्योंकि हम उनके साथ हैं। और पाकिस्तान की हालत आप देख लीजिए। तो फिर ही हम इंशाल्लाह जो है ना प्रॉस्पर करेंगे, वरना हमारा फ्यूचर में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस कंट्री के जो हालात हैं उस हिसाब से आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ चुकी है, और काफ़ी एजुकेटेड क्लास जो है वो परेशान है। क्यों? क्योंकि फॉरेन इंडस्ट्री नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई कैपिटल नहीं है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और मसले हैं। बहुत अच्छा लगा वकील साहब, थैंक यू सो मच। सच पे आपने बात की, वरना यहाँ पे बात करते तबके के लोग वो डर जाते हैं। थैंक यू सो मच। बेसिकली जहाँ मुझे समझ आता है कि इंडिया ने जो है ना वो अपनी आईटी में बहुत ज़्यादा जो है ना वो डेवलपमेंट की है, और आप देखें कि वो फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। और पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है तो ये है कि पाकिस्तान में अभी जो है ना अदम इस्तेहकाम है, लोग जो है ना परेशान है, अब किसी को पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, सियासतदान जो है वो आपस में उलझे हुए हैं, बजाय इसके कि वो बाहर की पॉलिसियों को जो है ना वो सही करें और एक इम्प्रूवमेंट करें। जो अभी हालात की जो है ना वो तकाजा है, वो हम आपस में उलझे हुए हैं, और इस वजह से जो है ना वो ज़्यादातर लोग जो है, अब देखें एक चीज़ है, एक मुल्क है वो उससे खुद का नहीं पता चल रहा कि वो किस सिमत जा रहा है, तो वो दूसरे जो मुल्क हैं वो उस पर जो है ना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अब इंडिया जो है वो एक सिमत की तरफ चल पड़ा है, एक उन्होंने अपना एक मिशन भेजा चांद पे, और वैसे भी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं आईटी में और बहुत सारे शोबों में। तो हमेशा से जो बाहर के मुल्क होते हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी हैं, वो इस्लामिक ममालिक हैं, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल जो है ना वो उन लोगों पे होगा जो डेवलपमेंट करते नज़र आ रहे हैं। जबकि हम जो है ना वो आपस में लड़ रहे हैं, हमारी सियासत जो है ना वो देख लें, सियासी हुक्मरान जो है वो आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे को, कभी उसने जेल में डाल दिया, उसने जेल में डाल दिया। तो उस वजह से जो अदम इस्तेहकाम है ना, उस वजह से कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि एक ऐसे मुल्क में वो इन्वेस्टमेंट करें जिसमें जो है ना उसके जो है मुस्तकबिल का कोई पता ही नहीं। तो सऊदी और दुबई में हर हिंदुइज्म की चीज़ें भी हैं, उनके फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, हर जगह पे ऐसा सब कुछ चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान में अगर देखें तो इकोनॉमी, एजुकेशन, आईटी, ये सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ मौलाना मुल्लाओं के पीछे दिया जा रहा है। क्यों, क्या वजूहात है? असल में देखें, ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि जी पाकिस्तान इस्लामी मुल्क एक, जो जितने ममालिक हैं वो सब एक हैं। बेसिकली तो हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है कि जहाँ वो देखते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें जो है ना वो आने वाले दौर में कोई अच्छाई या कोई चीज़ अच्छी मिलेगी या उनका फ़ायदा होगा, तो उसमें वो चाहे वो इस्लामी ममालिक हो या वो दूसरे को कोई भी कंट्री हुआ है ना, जैसे आप देख लें कोई गैर मुस्लिम कंट्री है, तो वो उसमें उनका इंटरेस्ट होगा। वो ये नहीं देखेंगे कि हमारे इस्लामिक भाई हैं या उनका हमारा मज़हब एक है, बल्कि वो अपना इंटरेस्ट, आज के दौर में कोई भी शख्स आप यहाँ पे देखते हैं किसी को, वो अपना सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखता है कि मेरा इंटरेस्ट इसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो ऐसे ही है, ये जो है ना दूसरे मुल्क भी वही देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट किस में होगा। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मतलब इस्लाम भी और जमहूरियत भी, दोनों चीज़ें साथ साथ, लेकिन चलना फिर भी उन्होंने कहना फिर भी इस्लाम का है। हिंदू मुस्लिम 76 सालों से चलता आ रहा है। अगर हम देखें तो हिंदूज की क्या रेशो थी 1947 के बाद और अब क्या है, ये साफ साफ नजर आती है। बट अगर मुसलमानों की हिंदुस्तान में बात करें तो रेशो बढ़ी है। इवन वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो अप्रोच के बंदे नजर आते हैं वो मुस्लिम्स नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू एक भी उठा के दिखा दे, कोई प्रेसिडेंट रहा हो, कोई पीएम रहा हो। क्यों, क्या वजूहात है? हम तो इस्लाम करते रहते हैं, हम तो इक्वालिटी की बातें करते हैं, लेकिन कर तो वो रहे हैं, नजर तो उनका आता है। ये बात है कि हमने सिर्फ इस्लाम का नारा लगाया, उस पर अमल नहीं किया।
हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो कहते हैं, लेकिन हम अपनी अगर पॉलिसियों पे नोट देखें, नज़र दौड़ाएं, तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं इस्लाम को अपने साथ लेके चल रहे हैं। अब कुदरत का कानून ये है कि आप वो कोई भी मुल्क है, चाहे वो गैर मुस्लिम है या इस्लामी हो, जो कुदरत या इस्लाम को जो लाए हुए जो तरीकाकार है उस पर चलेगा तो वज़ारी बात इम्प्रूव करेगा। हमने इस्लाम का नारा तो लगाया, इस्लाम के नाम पे हमने ये मुल्क भी हासिल किया, लेकिन इस्लामिक तालीमात पे हम अमल करते नज़र नहीं आ रहे। हम जो है ना वो दोगली पॉलिसी में, ना हम इस्लाम मुकम्मल इस्लाम पे जा रहे हैं और ना ही हम जो है ना वो दूसरा निज़ाम पकड़ रहे हैं, जो जिस वजह से वो गड़बड़ हो गया दोनों चीज़ें। एक तो ये है ना कि अगर एक चीज़ है ना, या तो आप जो है ना क्या क्या कहते हैं, नूरी हो जाएं या फिर नारी हो जाएं। ये दोगली पॉलिसी जहाँ भी खेले होगी ना, वो मतलब हमें, अब देखें हमारी तालीम का निज़ाम है, जैसे हमारे अपना उलमा देख लें, इस्लाम का निज़ाम है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम किस पे जो है ना बिलीव करें। एक चीज़ है कि अगर एक देखें हमारा सरकारी मजहब है इस्लाम, लेकिन सरकार के इदारों में हमें कोई इस्लाम की नज़र नहीं आती। आप देख लें हमारी पॉलिसियाँ देख लें, रोज़ जो हमारे वज़ीर आज़म या वज़ीर आला जो बयान देते हैं उस पर देख लें, हमें कोई इस्लाम पे अमल करता नज़र नहीं आ रहा। बात करते हैं, देखें मैं भी कहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, लेकिन बात तो यह है कि ना जब मैं उस पर अमल भी करूँ, अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से डालूँ, अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को, अपने इन्वायरमेंट को उस तरीके से डालूँ, तो फिर जो है ना वो इस्लाम का खाली नारे तो देखें, मैं ये समझता हूँ खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। तो आपने तो इस्लाम फॉलो ही नहीं कर रहा, आपको किसने रोका है कि आप कुर्ता और सलवार ना पहने, टोपी ना लगाएं? किसने रोका है? आप वकील वाले ड्रेस, ये तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, वकालत का ये ड्रेस पहनना क्यों पहनी है आपने? ये टाई क्यों लगाया? ये तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हटाइए इसको, आप इसको मान सकते हैं ना। अब आप कहेंगे जी वो तो चूंकि वकील हूं मैं तो ये करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? इस्लाम से बड़ा हो गया क्या वकालत करना? ये तो वेस्टर्न आउटफिट है ना, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना वकालत का कि ऐसा करेंगे। जैसे आपके काजी हुआ करते थे वो वैसा करिए फिर आप। अगर हम हिंदुस्तान की रियासत की बात करें, सियासत की बात करें, तो वहाँ पर मोदी सरकार की इस टाइम स्टिल चल रही है टू टेन्योर से। तो वो तो ये कहते हैं, पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि वो हिंदुइज़्म को प्रमोट करते हैं और मतलब उनकी जो सारी पॉलिसीज़ हैं वो हिंदुइज़्म पर होती है, मुस्लिम्स के अगेंस्ट होती है। क्या आप भी समझते हैं ऐसा है? अगर ऐसा है तो फिर ये सेकुलर कंट्री कैसे चल रही है और हमारे मुस्लिम कंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं वहाँ पे? देखिए हिंदू बनिया ये जो है ना वो शुरू से तारीख चली आ रही है, ये खाने के और दिखाने के कुछ और है। अच्छा, इनकी अपनी पॉलिसियां और जो है ना जो लोगों के साथ ये देखिए आ गई ना असली चीज। ये है असली चीज, ये है वो नफरत जो भरी गई है आपके अंदर। ये आ ही जाती है सतह पर कहीं ना कहीं, और वो आ गई अभी। मुझे लग ही रहा था कि यार ऐसी बातें हो रही हैं और इनके जबान से ऐसी बातें निकली नहीं, हिंदू बनिया और ये और वो। पॉलिसीज दिखाने की और करने की और कैसे बन, मतलब मुझे समझाइए। क्या गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी लेकर आती है, क्या वो ये कहती है कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है? क्या उसका फायदा भारत में रहने वाले मुसलमान, भारत में रहने वाले ईसाई, भारत में रहने वाले जैन, भारत में रहने वाले सिख, उनको नहीं मिलता? हमारा संविधान ये हमारा हक देता है कि सबको बराबर का हक मिलता है। ये हो नहीं सकता। आप मुझे एक सबूत लाकर दिखा दें कि हमारी पॉलिसी दिखाने के लिए कुछ और थी और करने के लिए कुछ और होती है। जो कहेंगे मैं वो कर दूंगा। बिहेव कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। ये शुरू से ये है कि कोई भी हिंदू जो है ना वो किसी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। अगर वो होगा भी तो वो आपको धोखा देने के लिए, या मतलब उसकी पॉलिसी ऐसी होगी कि वो वक्ती तौर पे आपको फायदा दे, लेकिन आने वाले वक्त में वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगी। मतलब अगर यूएई की दोस्ती भारत के साथ है तो यूएई वाले पागल हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अरे यार हिंदू कभी तो दोस्त हो नहीं सकता, लेकिन देखो फिर भी हम दोस्ती करने जा रहे हैं। मतलब वो एक तरह से अपने आप को खाई में धकेल रहे हैं। सऊदी वाले पागल हैं, सऊदी वाले जो आपसे अपर वाले मुसलमान हैं वो पागल हैं। उनको भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जी देखो हिंदू तो कभी दोस्त हो नहीं सकता, लेकिन देखो हम फिर भी जा रहे हैं, खाई में कूदना है, हमें हिंदुओं के साथ रहना है। वकील साहब कोई लॉजिक तो ढंग से दो, जो दलील तो ठीक से पेश करो। एक आप ही हो जो आपके दिमाग में ये जहर भरा हुआ है, और जिन जिन के दिमाग में ये जहर भरा है उनकी वही हालत होगी जैसी पाकिस्तान की हो रही है। सबके सामने आप कहते हो ना, ऊपर वाला भी तो वही कर रहा है, आपको तबाह कर रहा है, सऊदीया को आबाद कर रहा है, यूएई को आबाद कर रहा है, और आप बर्बाद हो रहे हो। जबकि आप कहते हो कि हम जी हसी है, तो नफरत भरोगे तो यही होगा। अरे अगर हिंदू
ऐसा होता ना तो दुश्मन देश टर्की को जब वहां पे भूकंप आया तो भेजते नहीं हम मदद। और छोड़ो 2005 में या कब, या तुम्हारे यहां था 2002 में जम्मू कश्मीर में कब भूकंप आया था, तब भी हमने मदद भेजी, जानते हुए कि तुम सबसे बड़े दुश्मन हो। क्या लगोगे तुम लोग यार, नफरत भर के तो तबाह कर लिया तुम लोगों ने अपने आप को। यह है नफरत। सबूत दो कि कभी दोस्त नहीं हो सकता। मैं तुमको दोस्ती के ऐसे 1 लाख सबूत दे सकता हूं। और इस पे हमने इतनी हमारी तारीख देख ली है, जितने भी हमारे साथ हिंदुस्तान ने पानी पे वादे किए हैं या जो कितनी हमारी जो छोटी मोटी झड़पें हुई हैं, उस पे सब पे उन्होंने दोगली पॉलिसी खेल के हमें चकमा दे के, और जो है ना वो बाद में आने वाले हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बने हैं, और उसमें नुकसान भी हमारा हुआ है। अभी देखें हमारा जो है ना वो दरियाओं का निज़ाम, वो कभी पानी। वकील साहब, ओपन चैलेंज है, अगर एक बाप की औलाद हो, बातें मेरी बुरे लगेंगी, मैं इसलिए ये बोल रहा हूं क्योंकि तुमको गुस्सा आए और तुम थोड़ी पढ़ाई करो। एक बाप की औलाद हो और तुमने ढंग से वकालत की पढ़ाई की है तो सबूत लेकर आओ जो बात कर रहे हो तुम, कि दोगली पॉलिसी है और हर जगह हमें ये किया गया, चकमा दिया गया। तुम सबूत लेकर आओ, वरना थूक के चाटना तो पाकिस्तानियों की आदत है। सबूत से बात करो, हवा हवाई नहीं। मैं कह दूं कि तुम अभी 4 रेप करके आए हो, बोलो, तब तो लगोगे चिंगाड़ने। क्या सबूत है तुम्हारे पास? तो मुझे सबूत देना पड़ेगा ना, नहीं दे पाऊंगा तो मैं झूठा साबित होऊंगा, मक्कार साबित होऊंगा। तो सबूत देना, और नहीं तो झूठे और मक्कार तुम, समझ गए? छोड़ देते हैं और हम सारे डूब जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि फसलें जो है ना वो किसानों की वैसे रह जाती है, और हम तरस रहे होते हैं कि पानी आए और देखें कि ये सारी चीज़ें। तो ये हमेशा से जो है ना वो हिंदुओं की तारीख है कि ये आपको चकमा देते हैं। अच्छा। कभी कोई हिंदू हो और वो मुसलमान का दोस्त हो, मैं ये समझता हूँ ये जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक वक्ती तौर पे हो सकता है, लेकिन वो देर पा उसका जो है ना वो कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सही आपने बात की है। अब मैं आपको जवाब देती हूँ और आपसे ही पूछती हूँ, 76 ईयर में पाकिस्तान को छोड़ के, पाकिस्तान के तरीक को छोड़ के, पाकिस्तान की बताई हुई बातों को छोड़ के, मुझे 76 ईयर्स में एक ऐसा वाकया बता दे जिसमें किसी कंट्री ने ये क्लेम किया हो कि हिंदुस्तान ने उसके साथ, मुस्लिम कंट्री ने क्लेम किया हो कि हिंदुस्तान ने उसके साथ गलत किया है, बुरा किया है, मतलब इस तरह का कुछ भी वाकया बता दें। देखिए पाकिस्तान के साथ तो शुरू से गलत है। पाकिस्तान का मैंने छोड़ के, पाकिस्तान का छोड़ के, क्योंकि पाकिस्तान का भी जवाब आपको बाद में दूंगी, लेकिन पूरी कंट्री, मुस्लिम जितनी भी कंट्रीज है उनका बता दे। एक जो मुस्लिम कंट्री जो डेवलपमेंट में बहुत आला है, उनके साथ तो करेंगे नहीं। अच्छा। क्यों? उनके अपने इंटरेस्ट हैं, अपनी चीज़ें बेचनी है, उधर जाके अपने लोगों को प्रेजेंट करना है, अपना नौकरियां दिलवानी है। अब जो कंट्री जैसे आप देख लें कि इंडिया के साथ बर्मा लगता है, तो उनका हाल देख लें इंडिया वालों ने क्या किया हुआ है, जो किस्म की ज्यादतियां उनके साथ की हैं, हर किस्म की। तो ये हमेशा से ये है कि जिन क्या ज्यादतियां की हैं ये तो बताओ, सबूत तो दो वकील साहब। बर्मा वालों के साथ क्या किया है हमने, सबूत दो। हवा हवाई बात मत करो। मैंने कहा ना कि अब तुम 4 रेप करके आए हो, सबूत देना पड़ेगा ना मुझे। सबूत नहीं दूंगा तो मैं झूठा और मैं मक्कार, समझे? सबूत दो क्या किया है हमने। गोबर करके पाकिस्तानियों की ना खाने की आदत है। कंट्रियों में उनका इंटरेस्ट नजर आता है, उसके साथ वो नहीं करेंगे। चले मान लिया इंटरेस्ट नजर आता है। अब गाजा के साथ अगर देखें क्या इंटरेस्ट है उनको, इजराइल के साथ इंटरेस्ट हो सकता है, पावर है उसके पास, टेक्नोलॉजी में बहुत आ गया। गाजा तो मतलब हम देखते हैं, फलस्तीन तो कुछ भी नहीं है ना अभी, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमसे पहले, पाकिस्तान से पहले हिंदुस्तान ने मदद की फलस्तीनियों की, अमदाद भेजी, और वो भी उतनी शायद पाकिस्तान ने अभी तक ना भेजी। ऑफिशियल लेवल की बात कर रही हूँ। अब अगर हम देखें, वहाँ की सरकार भेज सकती है, यहाँ की मुस्लिम होने के बावजूद भी हमें अगर भेजती फलस्तीनियों की, जबकि हिंदुस्तान के पीएम ने ये स्टेटमेंट दी थी कि हम इजराइल के साथ हैं, लेकिन जब गाजा पे बहुत बुरे हालात है तो उन्होंने अमदाद भी भेजी। तो इस चीज़ को कैसे करेंगे आप? पहली तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि देखें हम मुस्लिम कंट्री होते हुए जो है ना उनकी कोई मदद या जो ऑफिशियली कोई जो है ना वो आप मुस्लिम नहीं, आप मक्कार कंट्री हैं। मक्कार कंट्री हैं, जहां आपको फायदा नजर आता है वहीं आप काम करते हैं। मक्कार कंट्री हैं आप लोग। हमारे जैसे कोई हुक्मरान है, उन्होंने कोई ऑफिशियली बयान नहीं दिए या खुल के सामने नहीं आए। हमारी आवाम जो बदहाल है, पहले से बेहाल है, वो बेचारी अगर हम चीखते चलाते रहें तो उसका कोई इतना खातर खा फायदा नहीं है। और जहाँ तक इंडिया की बात कह लें तो मैं
अप्रिशिएट कर सकता है इस बात पे कि उन्होंने चले कुछ हेल्प तो की, लेकिन ये है कि वो देखें गैर मुस्लिम होने के उन्होंने वो करेंगे, उससे इसराइल को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ उनके इंटरेस्ट हैं। चाहे वो पूरी दुनिया को करे, डजेंट मैटर, वो पूरी दुनिया को सपोर्ट करें भाई। जो चीज हमने करनी थी उन्होंने की, तो हम तो उसको कहेंगे भाई उनमें इंसानियत है। टर्की की मदद आपको भी शायद पता हो, टर्की के जब जंजला आया था तो टर्की में हमने अमदाद टर्की की भेजी हुई, हमने वापस भेजी थी, लेकिन हमसे 4 गुना ज्यादा हिंदुस्तान ने उनकी मदद की थी। ये बात आपने कर दी, लेकिन मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ कि हम हमारे हुक्मरानों ने क्यों नहीं की। देखिए हमारा जो है यहाँ पे अभी निगरान सेटअप चल रहा है, हमारी आपस की लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही, तो हम किसी की क्या मदद करें? क्यों नहीं मान लेते कि कोताहियां गलतियां हम में है हैं? ना, वही तो मैंने पहले बात की, हम हाँ। शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा मत होइए, अपने अंदर जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत और भारत के खिलाफ नफरत भर रखी है ना, उसको निकाल दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। यकीन मानिए, मैं तो पाकिस्तान के लोगों से कहता हूं कि आप भारत को भूल जाइए कि भारत नाम का कोई देश है। आप हिंदुओं को भूल जाइए कि हिंदू कोई कौम होती है। अपने दिलों से ये 2 चीजें निकाल दीजिए और काम कीजिए, देखिए आप प्रोग्रेस में पहुंच जाएंगे। नफरत निकालिए सबसे पहले। सबसे बड़ा दुश्मन जो है आपका, वो आपकी नफरत है, वो ही खा रही है आपको। और नफरत में आप लोग गलत शलत काम कर रहे हैं। अब चूंकि एक हिंदू की जुबान से निकला तो आप मानेंगे नहीं, क्योंकि यहूद और काफिर दोस्त हो नहीं सकते। तो बधाई हो, तबाह होते रहिए, बर्बाद होते रहिए। 76 ईयर्स में यही तो किया आपने। खाने को लाले पड़े हैं आपके, लेकिन अकल पर पड़ा पर्दा नहीं हटा रहे आप। मत हटाइए। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए बात सिर्फ इन्वेस्टमेंट की नहीं है, बात रिलेशन की है। अब मैं आपको दिखाता हूं, अभी पीएम मोदी का ट्वीट आया, शायद मुलाकात पे या कुछ पे अभी हुआ था वहां पे, तो पीएम मोदी ने ट्वीट किया, माई ब्रदर, जो यूएई के है ना सर्वे सर्वा, उनको माई ब्रदर कह के उन्होंने संबोधित किया है। और ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसीलिए यूएई इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हमारी मंशा गलत नहीं है। वो जानता है कि हमारे खिलाफ जो मुसलमानों पर जुल्म करने के लिए जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है वो झूठा है, झूठा है। और इसीलिए हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तान आज सड़ी गली हालत में है, इसीलिए पाकिस्तान आज डेवलप नहीं कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान के लोग आज भूखे मर रहे हैं। खुदकुशियां हो रही हैं आपके यहां, भूख की वजह से, महंगाई की वजह से। कौन सी कहावत है ना कि ये तो होए लेकिन नवाबी ना घटे, ये वही आपके साथ हो रहा है। तो बने रहिए भाई। ना हमारे यहाँ के लोग मर रहे हैं खाने की वजह से, ना हमारे यहाँ महंगाई की बोझ इतनी ज्यादा पड़ी है, ना हमारे यहाँ भीख मांगना पड़ रहा है हमारे देश को कि शर्मिंदा होना पड़े। आप लगे रहिए कि हिंदू बनिया कभी आपका साथ नहीं हो सकता, हिंदू बनियों की दोगली नीति होती है, वो डबल पॉलिसी होती है। तो इसका मतलब कि आप लोग बेवकूफ है ना, आप लोग का दिमाग काम नहीं करता कि हिंदू बनिए की दोगली पॉलिसी आप समझ नहीं पाते। यही हुआ ना कि कम दिमाग वाले हैं आप लोग, बेअकल आप लोग हैं, तभी तो समझ नहीं आता ना। नहीं तो अगर मुझे समझ में आ जाएगा कि ये सामने गड्ढा है तो मैं वो उधर से नहीं जाऊंगा ना, मैं बाईपास कर दूंगा उसको। आप जाके गड्ढे में गिर जाते हो, फिर कहते हो कि जी हिंदू बढ़िया ने ऐसा कर दिया, गड्ढा खोदा था। तो गलती आपकी है ना। वो हसन निसार का याद आता है मुझे कि आपको सामने वाले से बेहतर दिमाग है तो कर लो साजिशें आप भी। सुनिए जरा इसे। हम कहते हैं वो जी साजिशें करते हैं, वो आपसे बेहतर दिमाग रखते हैं तो साजिशें करते हैं। आप कर लें। लॉर्ड क्लाइव के साथ 200-250 गोरा था, बाकी सारे हम ही लोग थे, हमारे ही बुजुर्ग थे। बक्सर की लड़ाई में शाह आलम सानी का इन्होंने जो हशर किया है, लड़ने वाला कौन था उसके खिलाफ? बाबर को किसने निकाला था फरगना से? उसके चचाओं ने। यहाँ के उसने किसकी गर्दन उतारी सबसे पहले? इब्राहिम लोदी की। इससे पहले जो मुगल शहजादे एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे, बाप को अंदर कर रहे थे, सगे भाई मार रहे थे, अब ये कदम कदम पे साजिशें ढूंढना, उनमें कीड़े डालना और लोगों को बताना कि जी वी आर द बेस्ट, ये गद्दार पैदा करने का ठेका आपने क्यों लिया हुआ है? गद्दार आप में ही यहां क्यों पैदा होते रहे हैं, गोरों में क्यों नहीं हुए? उसकी वजह है रऊफ साहब, गद्दार एक खास कल्चर में पैदा होता है। तो कर लो ना साजिशें। कैपेबल आप नहीं हो, बुद्धि आपकी नहीं चलती, अकल कम आपकी है, तो गलती सारी सामने वाले की है। अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाओ, अकल बढ़ाओ अपनी। जल्दी मिलता हूं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।